नमस्कार, मध्य प्रदेश की महाडिबेट देख रहे हैं आप। और महाडिबेट में आज बात एनसीईआरटी की एक नई किताब पर। नई किताब में आखिर क्या है ऐसा जिस पर सियासत आसमान छूने लगी है? तो एनसीईआरटी की क्लास 9वीं के लिए जारी नई सोशल साइंस की किताब को लेकर देश में नई बहस छिड़ गई है। एक तरफ इस किताब में पहली बार चारों वेदों के साथ भारतीय ज्ञान परंपरा, पंच महाभूत और 1975 के आपातकाल जैसे महत्वपूर्ण अध्यायों को शामिल किया गया है। तो दूसरी तरफ इसे लेकर राजनीतिक सवाल भी खड़े होने लगे। कांग्रेस का आरोप है कि सिलेबस को विचारधारा के आधार पर बदला जा रहा है, जबकि सरकार इसे शिक्षा में सुधार और ऐतिहासिक तथ्यों को जोड़ने की दिशा में बड़ा कदम बता रही है। बीजेपी का आरोप है कि कांग्रेस फिर से सनातन का विरोध कर रही है, उसे यह सब बंद कर देना चाहिए। तो सिलेबस में वेद पर क्यों सियासी मतभेद हैं? मध्य प्रदेश की महाडिबेट में आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा, लेकिन पहले यह रिपोर्ट देखिए। इन एनसीईआरटी किताबों में जितना फर्जीवाड़ा करना हो करो, लेकिन जो बेसिक ज्ञान की चीजें हैं वो जरूर सुनाओ। एनसीईआरटी की किताब सियासी विवाद। एनसीईआरटी 9वीं क्लास के अंदर वेदों को शामिल करके ये बताना और जताना चाहती है कि ये देश हिंदू राष्ट्र बन गया। अब सिलेबस में वेद, भारी मतभेद। एनसीईआरटी ने यदि 9वीं के पाठ्यक्रम में ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद की बातचीत करी है तो इसमें आपत्ति क्या है? हम तो सिर्फ ये जानना चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी ये बताए कि वो सनातन का विरोध क्या करती है। कोर्स में सनातन, कांग्रेस को टेंशन। तो यदि हम हमारे विद्यार्थी को भी हमारी भारतीयता के सायुज्य में पढ़ाना चाह रहे तो मैं उसका स्वागत करूंगा, किंतु ये स्पष्ट है कि आप हर विषय के अंदर सिर्फ और सिर्फ एंटी क्लॉकवाइज चलने का प्रयास करेंगे। 9वीं की नई किताब बदलेगा इतिहास। एनसीईआरटी के क्लास 9वीं के लिए जारी नई सोशल साइंस की किताब अंडरस्टैंडिंग सोसाइटी इंडिया एंड बियॉन्ड पार्ट 1 को लेकर देश में चर्चा तेज हो गई है। किताब में भारतीय ज्ञान परंपरा से लेकर आधुनिक इतिहास के संवेदनशील दौर तक कई नए अध्याय जोड़े गए हैं। नई किताब में पहली बार छात्रों को चारों वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद के जरिए भारतीय ज्ञान परंपरा को समझाने का प्रयास किया गया है। इसी के साथ ही पंच महाभूत की अवधारणा को भी पाठ्यक्रम में शामिल किया गया, जिससे प्राचीन भारतीय दर्शन की समझ विकसित हो सके। इसी के साथ ही 1975 के आपातकाल पर भी एक विस्तृत अध्याय जोड़ा गया है। इसमें इमरजेंसी के कारणों, राजनीतिक घटनाक्रम, जेपी आंदोलन, बढ़ती महंगाई और लोकतंत्र पर पड़े प्रभावों को विस्तार से शामिल किया गया है। इस बदलाव को लेकर राजनीतिक बयानबाजी भी शुरू हो गई है। विपक्ष का आरोप है कि पाठ्यक्रम को विचारधारा से प्रभावित किया जा रहा है, जबकि सरकार का कहना है कि ये भारतीय ज्ञान परंपरा और ऐतिहासिक तथ्यों को संतुलित तरीके से शामिल करने की पहल है। इन एनसीईआरटी किताबों में जितना फर्जीवाड़ा करना हो करो, लेकिन जो बेसिक ज्ञान की चीजें हैं वो जरूर सुनाओ। क्योंकि इन्होंने एमबीबीएस हिंदी में कर दिया और हिंदी में कोई जान नहीं रहा, स्टूडेंट मिल नहीं रहे। ये हिंदी में दवा कैसे लिखेंगे? ये इलाज कैसे होगा? ये छोला छाप डॉक्टर की जो बात कर रहे हैं, ये सिस्टम तो उनका बाप है। तो ये इस तरह का अमेंडमेंट करते रहते हैं जिसका कोई लाभ हो नहीं रहा है। ये बाकी वेद की चीजें हम लोग सब हिंदू सनातनी घर में पढ़ते हैं। एनसीईआरटी ने यदि 9वीं के पाठ्यक्रम में ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद की बातचीत करी है तो इसमें आपत्ति क्या है? हम तो सिर्फ ये जानना चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी ये बताए कि वो सनातन का विरोध क्या करती है। यदि भारत की भूमि पर भारत के नौजवानों को भारतीय वेद परंपरा का, भारतीय वेदों का अध्ययन, पाठन पठन कराया जाएगा, आपत्ति क्या है? कुल मिलाकर एनसीईआरटी की ये नई किताब शिक्षा व्यवस्था में बड़े बदलाव का संकेत देती है, लेकिन साथ ही राजनीतिक बहस का नया केंद्र भी बनी हुई है। मध्य प्रदेश की महाडिबेट में आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। तो एनसीईआरटी ने नई किताब का आज लॉन्चिंग की है और किताब है अंडरस्टैंडिंग सोसाइटी इंडिया एंड बियॉन्ड पार्ट 1। ये किताब बहुत सारी चीजें इसमें सिलेबस में है। इसमें वेद भी हैं, चारों वेदों की पढ़ाई भी होगी। इसके अलावा पंच महाभूत की अवधारणा, आपातकाल, आपदा प्रबंधन, महिलाओं की लोकतांत्रिक
भागीदारी, ये तमाम पहलू या तमाम मुद्दे इस किताब में होंगे जो अब 9वीं कक्षा के छात्रों को पढ़ाई जाएगी ये किताब। लेकिन जो इसके महत्वपूर्ण बिंदु हैं, वेद को लेकर सबसे ज्यादा चर्चा है, सियासत गहराई हुई है, चर्चा हम करेंगे। बेहद खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस चर्चा में। गुंजन चौकसी जी हैं, प्रवक्ता बीजेपी, कनुप्रिया सत्तन जी, प्रवक्ता कांग्रेस, डॉक्टर एच.एस. रावत जी, हिंदू धर्मगुरु, शेख जहीरुद्दीन साहब, मुस्लिम स्कॉलर हमारे साथ हैं, धर्मेंद्र पैगवार जी, वरिष्ठ पत्रकार। आप सभी का बहुत स्वागत है इस बेहद खास चर्चा में। सबसे पहले कनुप्रिया सत्तन जी, आपके पास में आऊंगा। कनुप्रिया जी, वाकई वेदों की पढ़ाई को सिलेबस में शामिल करने से आपत्ति है या फिर आपातकाल, इमरजेंसी इसमें शामिल कर लिया गया? देखिए, सबसे पहले तो प्रशांत जी, मैं ये कहूंगी कि अपडेट होते रहना तो बेहद जरूरी है और अपडेशन का स्वागत भी करते हैं और हम कर रहे हैं, मैं कर रही हूँ, है ना। मुझे वेदों के पढ़ाए जाने से कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन मेरे कुछ सवाल हैं और मेरी कुछ चिंताएं हैं जिनका जवाब मैं बीजेपी प्रवक्ता जी से चाहूंगी। और मैं इस बार ये उम्मीद करूंगी, क्योंकि ये मुद्दा बच्चों से जुड़ा हुआ है, तो मैं उनसे भी ये उम्मीद करूंगी कि मेरे सवालों के जवाब जो है, ना मेरे सवाल राजनीति से प्रेरित होंगे और ना उनके जवाब राजनीति से प्रेरित होकर वो देंगे। कुछ चिंताएं, सबसे पहले मैं चिंता पर ही बात कर लेती हूँ। देखिए, 9वीं कक्षा में ना 3 भाषाओं का अध्ययन अनिवार्य किया गया है, जो मैंने अभी आपकी रिपोर्ट में भी सुना और पढ़ा भी है। एक मसला ये है प्रशांत जी कि 9th और 10th के जो स्टूडेंट्स होते हैं ना, उनके पास पहले से ही गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान जैसे विषयों का जो दबाव होता है। सबसे बड़ी बात ये कि सिलेबस बहुत हेवी होता है। ऐसे सिलेबस में तीसरी भाषा को जब आपने कंपलसरी कर दिया, तो क्या स्टूडेंट्स पर पढ़ाई का बोझ नहीं बढ़ेगा? दूसरी मेरी चिंता ये है कि 3 भाषाओं के अनिवार्य को आप छोड़िए, कनुप्रिया जी, बड़े बदलाव होते हैं ना, कंपटीशन बहुत है, कॉम्पिटिटिव होना भी जरूरी है, भाषाओं का ज्यादा ज्ञान भी आपको नहीं लगता कि इस समय की मांग भी है, डिमांड है? प्रशांत जी, मैं अपनी चिंताएं बता दूं, आप बिल्कुल बताइए। आपने कहा ना कि बिल्कुल आना चाहिए। तीसरी भाषा संस्कृत भी होती है, तीसरी भाषा फ्रेंच भी होती है, बच्चे चुनते हैं। लेकिन बात यह है कि अभी आप जब भी आप कोई चीज लेकर आते हैं, आप हड़बड़ी में क्यों लेकर आते हैं? आप लेकर आइए, आराम से लेकर आइए। जैसे ओएसएम के साथ क्या हुआ, एग्जाम पैटर्न में बदलाव हुआ, ओएसएम आया, गड़बड़ियां हुई ना, रिजल्ट गिरे ना, 85% रहा इस बार। क्यों रहा? उसके बाद हमको एक बच्चे को पाकिस्तानी कहना पड़ा, इंटरनेशनल कहना पड़ा। तो हम ये कोशिश करें कि हम ऐसी तैयारियों के साथ आए कि हमको किसी बच्चे पर सवाल ना उठाना पड़े और साथ ही किसी भी बच्चे का जो है भविष्य खतरे में ना आए। अब आपने कहा कि क्या हमको वेद पढ़ाने पर कोई ऑब्जेक्शन है? मुझे वेद पढ़ाने पर बिल्कुल ऑब्जेक्शन नहीं है, पूरी कांग्रेस को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। लेकिन मैं सिर्फ भारतीय जनता पार्टी से ये सवाल करना चाहती हूँ, जब आप बार बार ये कहते हैं कि आपके लिए आप देश में समान कानून लाना चाहते हैं, आप देश में समानता लाना चाहते हैं, तो जब आप 9th के बच्चों को वेद पढ़ा रहे हैं, तो क्या आप 10th में उन्हें कुरान भी पढ़ाएंगे? आप पढ़ाइए, बहुत अच्छी बात है। आप उन्हें हर धर्म पढ़ाइए ना, सभी धर्म पढ़ाइए, बहुत अच्छी बात है। मेरी बेटी तो 6ठी क्लास से गीता जी पढ़ रही है, आप उसको 6th से पढ़ाइए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। पर आप दूसरे धर्मों को ये मत महसूस कराइए। ये ठीक सवाल आपने उठाया और ये सवाल मैं लेके भी जाऊंगा गुंजन चौकसी जी के पास। मैं फिर आऊंगा आपके पास। गुंजन चौकसी जी, ये बात ठीक है, वेद पढ़ाइए, चारों वेद पढ़ाइए, कोई आपत्ति नहीं है फिर। लेकिन मुस्लिम धर्म से जुड़ा भी कुछ आप रखते, धर्म से जुड़ा हुआ, ईसाई धर्म से, जैन धर्म, बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ, सिख धर्म से जुड़ा हुआ, सबसे जुड़ा हुआ कुछ कुछ रख लेते तो शायद ये सवाल ना उठता। प्रशांत जी, देखिए, सर्वप्रथम तो इस पूरे मुद्दे को धर्म से जोड़ने का अगर किसी ने काम किया है तो आपने भी सुना, वो अभी कांग्रेस की प्रवक्ता ने किया है। हम बात धर्म की तो कर ही नहीं रहे ना। ये सवाल तो आएगा ना, ये गुंजन जी, ये सवाल आएगा जब आप कहेंगे कि 4 वेद हम पढ़ाएंगे, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, तो फिर सवाल क्यों नहीं आएगा कि भाई आप क्यों एक धर्म से जोड़ना चाह रहे हैं चीजों को? प्रशांत जी, हम आधुनिक ज्ञान की बात कर रहे हैं, हम भारतीय परंपरा की बात कर रहे हैं, हम एक संतुलित इतिहास की बात कर रहे हैं। ये सवाल तब क्यों नहीं आया जब हम मुगलों का इतिहास पढ़ाते आए? ये सवाल तब क्यों नहीं आया जब ऐसा नहीं हमने क्रिश्चियनिटी पढ़ाई? आप देखिए, जितने क्रिश्चियनिटी वाले स्कूल्स हैं, क्या वहां पर हमने बाइबल नहीं पढ़ी या हमने मुगलों का इतिहास नहीं पढ़ा? जब आज वेदों की बात आ गई तो इन्हें तकलीफ होने, ये धर्म से जोड़ने का काम कांग्रेस कर रही। नहीं, अगर उस समय अगर अकबर पढ़ाया गया, हुमायूं पढ़ाया गया, औरंगजेब पढ़ाया गया, तो क्या इस समय फिर उसका बदला ले रहे हैं आप? भी पढ़ाए गए, शिवाजी भी पढ़े हमने, महाराणा प्रताप भी पढ़े हैं मैंने। मुझे नहीं पता आप कौन से स्कूल में जाती थी गुंजन जी, लेकिन मुझे बाइबल नहीं पढ़ाई गई, ठीक है, प्रार्थना ही करवाई जाती थी। और मैं आपसे सिर्फ इतना सवाल पूछूं, मैंने अपनी चिंता भी जताई, मेरी खुद की बेटी 9th में, आप एनसीईआरटी की किताब की बात करिए ना, ये देखिए यहाँ की किताब की क्वालिटी है,
ये देखिए आपके नहीं, लेकिन एक बात तो है सत्तन जी, ये देखिए हमें समझना ये पड़ेगा। देखिए हमारे जो ये वेद है, ये आपकी वो क्वालिटी है हिंदू एनसीईआरटी की। धर्म से जुड़े सिर्फ और एक दिखाती हूँ मैं, धर्म नहीं है, यहाँ सवाल ही वो नहीं हमारी समझ में आ रहा है कि संस्कृति लिखा क्या है। वो हमारे ये भारत की देखिए, ये संस्कृति है, वो देखिए, हमारी ये सनातन आपकी संस्कृति NCERT है। की किताब वो है, हिंदू इसमें मुसलमान सवाल नहीं समझ नहीं आ बताते, रहे, वो आपको सवाल जीवन समझ शैली नहीं आ बताते रहे, हैं। मिसप्रिंट है। आज आप वेद की बात जो करिए, आप वेद संस्कार है, पढ़ाइए वो मैडम, हमारे आप वेदों वेद से पढ़ाइए, बने हैं। लेकिन आप आज जो धर्मों को साइंस छोटा डेवलप हुआ है वो समझ हमारे पढ़ाइए। वेदों से जन्म लिया है, लेकिन जिस चीज से साइंस की उत्पत्ति हुई है उन्हीं वेदों को अगर हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो तकलीफ होने लगी। ये हिंदू मुसलमान का काम आप शुरू किया है, तुष्टिकरण की राजनीति आप कर रहे हैं जी। ये हम सिर्फ वेदों की बात नहीं, एक नजर में ये नजर नहीं आता कि क्या एक विचारधारा थोपी जा रही है। ठीक, मैं लौटूंगा आपके पास। हालांकि मिशनरीज या क्रिश्चियन स्कूल का जिक्र हुआ, वहां ठीक बात है, नजर भी आता है कि स्कूल एक विचारधारा को या एक धर्म को फैलाने के क्रिश्चियन स्कूल खासतौर से नजर भी आते हैं। बहुत सारे मामले भी सामने आए। लौटूंगा आपके पास डॉक्टर एच.एस. रावत जी। बात फिर वही आती है कि भाई एक धर्म क्यों थोप रहे हैं, एक धर्म का डेटा या एक धर्म से जुड़ी पढ़ाई आप क्यों सिलेबस में शामिल करना चाहते हैं? ठीक है क्या ये? हाँ। प्रशांत जी, हाँ। 140 करोड़ का देश है। हाँ। और 110 करोड़ इसमें हिंदू हैं। यानी 110 करोड़ को अगर हिंदुत्व के बारे में जानकारी ना हो, 4 वेद कैसे प्राप्त हुए, कौन कौन ऋषि ने कैसे बनाए, उसमें नेचर क्या है, सारी चीजों की उत्पत्ति कैसे हुई, मनुष्य की उत्पत्ति कैसे हुई, उसको तो पढ़ाया ना जाए। और इस्लाम जो 1400 वर्ष पहले पैदा हुआ उसको पढ़ाना शुरू कर दीजिए। यानी अभी जो 400 वर्ष पहले कोई धर्म पैदा हुआ उसको पढ़ाना शुरू कर दीजिए। 2000 वर्ष पहले कोई धर्म पैदा हुआ उसको पढ़ाना शुरू कर दीजिए, जो कि उन्हीं से निकले हुए हैं, जो वेदों से निकले हुए हैं, योग पतंजलि से ले रखा है। सारी की सारी चीजें सूर्य नमस्कार से नवाजा ले रखी है। सारी की सारी चीजें सनातन धर्म से निकली हुई है। जिस सनातन धर्म से निकली हुई है उसके बारे में बच्चों को पता नहीं है। साइन थीटा कॉस थीटा पढ़ाना शुरू कर दिया, ठीक है, वो जरूरत है आज की डेट में, लेकिन समाजवाद के अंदर समरसता के लिए और आपस में भाईचारे के लिए जो ज्ञान है, नेचुरल ज्ञान है, जिसकी वजह से हम पैदा हुए हैं। आपको मैथमेटिक्स ये थोड़ी पढ़ाएगी कि आप पैदा कैसे हुए हैं। जब तक आप वेदों का ज्ञान नहीं लेके आओगे, जब तक आप समझोगे नहीं कि ये प्रकृति का स्वभाव क्या है, प्रकृति का डेवलपमेंट कैसे हुआ है। आप डार्विन की थ्योरी लेकर के पढ़ के बैठे हुए हो कि पहले हम बंदर थे। अरे बंदर तो आज भी हैं, बना लो ना उनको, फिर इंसान बना लो सारे बंदरों को, पूरे दुनिया भर के घूम रहे, मथुरा में, वृंदावन में, हरिद्वार में। तो इसलिए अगर बच्चों को अपनी सोसाइटी, अपने समाज के बारे में, अपने बुजुर्गों के बारे में, अपने वेदों के बारे में पता चलता है तो उसमें कोई बुराई की नहीं है। इतिहास तो आपने पढ़ाई है ना, पूरा अकबर पढ़ाया आपने, अलाउद्दीन खिलजी पढ़ाया। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल कोई आपत्ति नहीं है, बिल्कुल होना चाहिए, पढ़ाई भी होनी चाहिए, चारों वेदों की पढ़ाई होनी चाहिए। लेकिन शेख ज़हीरुद्दीन साहब, क्या केवल आप अपने बच्चों को केवल वेदों की पढ़ाई कराना चाहेंगे? वेद पढ़ाई कराने में बुराई क्या है? हर व्यक्ति को हर धर्म का ज्ञान होना अनिवार्य है, क्योंकि कोई भी धर्म नफरत नहीं सिखाता है, इंसानियत सिखाता है, एक दूसरे का आदर करना सिखाता है। बिल्कुल वेद पढ़ाना चाहिए। मैं बहुत खुश हूँ कि एनसीईआरटी ने सिलेबस के अंदर वेदों को लाया है। और जो बरसों से शूद्र जाति के लोग, आदिवासी जाति के लोग वेद पढ़ने से वंचित थे, आज उनका नसीब खुला है, चलो उन्हें भी अवसर मिल जाएगा। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि भारत लोकतांत्रिक देश है, किसी धर्म विशेष का देश नहीं है। यहाँ पर और भी धर्म के लोग रहते हैं। भारतीय जनता पार्टी हमेशा कुछ न कुछ ऐसा करती है जिससे हिंदू मुस्लिम नफरत, भेदभाव, इनकी अपनी नीति रहती है। भारतीय जनता पार्टी ने एनसीईआरटी, आप हिंदू नहीं थे क्या पहले? सुन लीजिएगा आप, फिर पहले मैं बोल लूं, सुन लीजिए, महोदय पहले मैं बोल लूं। आपने खाली ये बोला आदिवासियों दलितों को वेद पढ़ने का, आप हिंदू नहीं थे क्या शेख साहब? मत बताइए, सुनिए, आप भी तो हिंदू थे पहले, मुझे सुनिए। आप जब बोल रहे थे मैं खामोश बैठा। सुन लीजिए ज़हीरुद्दीन साहब को सुनिए ना, फिर आ रहा हूं आपके पास। रावत जी, मैनर्स है कि नहीं? तंज कैसे कस रहे हो? नहीं, ये तंज कैसे कस दिया कि दलितों को पढ़ने का? ज़हीरुद्दीन साहब बात पूरी करिए अपनी, प्लीज बात पूरी करिए। आप जब बोल रहे थे हम सुन रहे थे, हमें सुनिए आप। ठीक है, ठीक है, प्लीज। और मैनर से बात करिएगा। अगर मैं गलत बोलता हूं आपको काटने का अधिकार है। बहस का मतलब ये होता है आप गलत बोलोगे मैं आपको रोकूंगा यहां से। गलत, ठीक है, अपनी बारी आने का इंतजार करेगा, प्लीज। आपका नंबर आएगा, आप बोलिएगा।
आप गलत बोल रहे हो तो कैसे बोलने दूंगा आपको? आप ये कैसे वेद पढ़ने का अधिकार नहीं है? आप दलितों की दलित हो क्या? आप दलित हैं? जिनको माइनॉरिटी भगवान वाल्मीकि दलित थे, उनकी रामायण को आज पूजा जाता है। वाल्मीकि रामायण नहीं चाहिए। जब आपको पता नहीं है कुछ तो बेकार की बातें क्यों करते हो? आप तंज क्यों कस रहे हो? आप तंज क्यों कस रहे हो? वाल्मीकि रामायण के बारे में पता है आपको? वाल्मीकि रामायण किसने लिखी? बेकार की बातें करने बैठ जाते हो। अपने धर्म की बात करिए। आप अपने धर्म की बात करिए, दूसरों के बारे में क्यों उंगली दे रहे हो? दलितों की बात करिए। ठीक है, मैं दोनों के पास फिर लौटूंगा। धर्मेंद्र पैगवार जी सुन रहे हैं आप? अगर आप तक आवाज पहुंच रही है, सियासत का ये क्या कैरेक्टर है कि कहीं जाकर सुई अटक जाती है और यहां पर वेदों पर आकर अटक गई? क्योंकि केवल वेद नहीं, और भी चीजें सिलेबस में 9वीं कक्षा की किताब में शामिल की गई हैं। आपातकाल की भी बात भी, इमरजेंसी की बात है, आपदा प्रबंधन का भी जिक्र है। आपदा प्रबंधन भी पढ़ाया जाएगा, जो इस समय में इस काल में बहुत जरूरी है। तीसरी बात, महिलाओं की लोकतांत्रिक भागीदारी कितनी होनी चाहिए, इस पर भी बात होगी। पैगवार जी, मैं आ रहा हूं सर, जरूरुद्दीन साहब आ रहा हूं प्लीज। निश्चित तौर पर जी, यदि नवी के छात्रों को भारतीय वेद परंपरा बताई जा रही है तो देश को इसका स्वागत करना चाहिए। दूसरी बात, इसमें आपने कहा कि महिलाओं की लोकतांत्रिक व्यवस्था के बारे में इसमें जिक्र किया गया है, तो महिलाओं को लोकतंत्र में भागीदारी मिले, उनका सम्मान हो, ये बात बच्चों को स्कूल टाइम से महिला का सम्मान हमारे घर में सिखाया जाता है। ये भारतीय परंपरा है कि बच्चे को बताया जाता है कि उसकी मामा की लड़की, बुआ की लड़की, मौसी की लड़की, चाचा की लड़की सब उसकी बहन है। यदि बच्चा वेद पढ़ेगा तो स्वाभाविक है भारतीय संस्कार, भारतीय संस्कृति से वो परिचित होगा और वो एक अच्छा नागरिक बनेगा। मैं नहीं बोल रहा कि कोई एक बात। दूसरी बात, यदि भारत में वेद नहीं पढ़ाए जाएंगे तो कहाँ पढ़ाए जाएंगे? सऊदी अरब में। हर देश अपनी संस्कृति को पढ़ाता है। अमेरिका में अपनी संस्कृति पढ़ाई जाती है। अमेरिका एक लोकतांत्रिक देश है, इंग्लैंड लोकतांत्रिक देश है, लेकिन क्या वहाँ वेद पढ़ाए जाते हैं? नहीं पढ़ाए जाते। फिर वेद के बारे में लोगों को कम जानकारी है। जिनको अज्ञानता है वो बोलते हैं कि वेद को छूने की मनाही थी, ऐसा नहीं था। हमारी सबरी माता आदिवासी थी, वनवासी थी। भगवान राम जो तीनों लोगों के स्वामी थे, उन्होंने उस वनवासी माँ के झूठे बेर खाए थे। वाल्मीकि जी रामायण का जिक्र आ गया है। दूसरी बात, इंडोनेशिया एक मुस्लिम देश है, लेकिन वहाँ पर उनको मालूम है कि हमारे पूर्वज हिंदू थे, हमारे पूर्वज कौन थे, तो वहाँ पर भी भारतीय परंपराओं का ज्ञान बच्चों को दिया जाता है। दूसरी बात, वेद विज्ञान से जुड़े हैं। जर्मनी में रिसर्च हुई है वेदों पर, और जिन हम राइट ब्रदर्स की बात करते हैं, जिन्होंने हवाई जहाज बनाया, उन्होंने कितने साल पहले हवाई जहाज की खोज की? हमारे वेद पुराणों में विमान संहिता, पुष्पक विमान, हजारों लाखों साल पुरानी वाल्मीकि रामायण में पुष्पक विमान का जिक्र है। एक विमान संहिता। लेकिन सर, ये धार्मिक ग्रंथ है, ठीक है, वैज्ञानिक तौर पर कितना इनमें सत्यता है ये अलग मसला है। मैं लौटूंगा आपके पास, सत्तन जी के पास फिर जाऊंगा। कनुप्रिया जी, बात तो ये हो रही, बीजेपी कह रही कि हम तो सुधार की दिशा में काम कर रहे हैं। भाई, पहले औरंगजेब का नाम था रोड पर, ऐसे बहुत सारे नाम बदले रोडों के, संस्थानों के, जगहों के। अब सिलेबस में बदलाव कर रहे हैं। और भाई एक बात और निकल कर आई कि भाई हम अपनी संस्कृति भारत में नहीं पढ़ाएंगे तो कहां पढ़ाएंगे? देखिए प्रशांत जी, कुछ भी कर लें, कुछ भी बदलाव कर लें, वो किस लिए कर रहे हैं इस पर हम नहीं जाते। मैंने पहले ही कहा था कि आज का जो मुद्दा है वो बच्चों से जुड़ा हुआ मुद्दा है। मैंने आपको किताबें भी दिखाई कि किस क्वालिटी में, क्योंकि जब जल्दीबाजी में कोई कदम उठाया जाता है ना तो उसमें गड़बड़ियां हो जाती है। मैंने प्रिंटिंग क्वालिटी दिखाई आपको एनसीईआरटी की किताबों की, और मैं आपको बता दूं कि अभी भी बच्चों के पास ये किताबें पहुंची नहीं है। उनको पहुंचने में टाइम लगेगा। और जबकि सेशन खुले हुए लगभग, मतलब बहुत, मध्य प्रदेश की हम बात करते हैं, मध्य प्रदेश में स्कूल खुले हुए लगभग 15-20 दिन से ज्यादा का समय गुजर चुका है। तो ऐसे में बच्चों के पास किताबें सही से मिले। मैंने आपसे यही कहा था कि मैं कुछ चिंताएं जताना चाहती हूँ इन चीजों को लेकर। जो मैंने पॉइंट पढ़े, मुझे कुछ चीजें इसमें बहुत अच्छी लगी। जैसे इन्होंने कहा कि नया पाठ्यक्रम जो है वो रट्टा मारने की संस्कृति को खत्म करेगा। इन्होंने हिंदी भाषा को बढ़ावा दिया। लेकिन इसमें एक बात है कि जैसे अब जो नया ये लेकर आए हैं, वो जेईई और नीट की जो एग्जाम होती है वो तो अभी भी फैक्ट बेस्ड है,
और पुराने सिलेबस पर टिकी हुई है, तो ये जो नए 9th और 10th के बच्चे होंगे, इनको क्या दिक्कत नहीं जाएगी? क्या गवर्नमेंट ने इसके बारे में सोचा है कि हम इनके हिसाब से आगे मतलब नीट की भी तैयारी में हम चेंज करेंगे, जेईई में भी हम कुछ चेंज करेंगे, और जैसा कि ओएसएम के साथ हुआ था वैसा कुछ आगे जाके बच्चों के साथ ना हो। हम ये चाहते हैं कि युवाओं को एक निष्पक्ष दृष्टिकोण मिले। तो जो नए पाठ्यक्रम आप जोड़ रहे हैं, भले से आप इमरजेंसी जोड़े, आप वेद जोड़े, आप कुछ भी जोड़े, लेकिन आप मुझे एक बात बताइए प्रशांत जी, अगर आपके बच्चे होंगे तो क्या आप उन्हें एक ऐसे देश में रखना चाहेंगे जहां पर आप विकास की बात ही नहीं करेंगे? आप यही चाहेंगे ना कि आपके बच्चे पढ़ लिख कर हर जगह जा सके। तो हमारे लिए ये भी जरूरी है कि जो और इसीलिए जरूरी है ना कि एक से ज्यादा भाषाओं का ज्ञान उन्हें होना चाहिए। जी, 2 से 3 भाषाएं अगर की गई हैं तो उस पर आपत्ति क्यों होनी चाहिए? गुंजन जी, पहले तो कनुप्रिया जी के सवालों का जवाब दीजिए। दूसरा एक मेरा सवाल और भी है कि भाई आप ये सनातन का विरोध बता रहे हैं, इसे सनातन का विरोध कैसे हो गया? ये सवाल उठाना कि भाई केवल वेद क्यों पढ़ाए जाएं? देखिए प्रशांत जी, कनुप्रिया जी की बात कितनी कॉन्ट्रडिक्टरी और कितनी हास्यप्रद है। एक तरफ वो कहते हैं कि विकास की बात नहीं पढ़ा रहे हैं, और दूसरी तरफ उन्हें लगता है कि वेदों की बात से विकास का कोई लेना देना, क्या तीसरी भाषा पढ़ाना या महिला सशक्तिकरण की बात करना, ये क्या विकास की तरफ इशारे नहीं है? विकास की तरफ बढ़ते हुए कदम नहीं है? प्रशांत जी, जो नई शिक्षा नीति है उसका एक ही उद्देश्य है। अब आप छूटेंगे के बीच में नहीं, अब आप शांत रहिए, शांत रहिए, सुनेगा प्लीज। अब आप शांत रहिए, आप अगर थोड़ी भी पढ़ी लिखी है तो शांत रहिए। मैंने आपके बारे में नहीं बोला, आप शांति से गुंजन जी प्लीज शांति से सुनिए। मैं तो पढ़ी लिखी व्यक्तिगत नहीं, प्लीज व्यक्तिगत ना हो, आप दोनों से रिक्वेस्ट है। सुनिए, के बीच में नहीं बोली थी, अब मेरी बात को भी दर्शकों का जाने दीजिए। देखिए प्रशांत जी, जो नई शिक्षा नीति है उसका उद्देश्य बड़ा साफ है। अब हम युवाओं को, अब हम बच्चों को, आने वाली पीढ़ी को सिर्फ डिग्री नहीं देना चाहते हैं, अब हम उन्हें इतिहास से जोड़ना चाहते हैं, उनकी जड़ों से जोड़ना चाहते हैं, उनकी भारतीय परंपरा से जोड़ना चाहते हैं, संस्कृति से जोड़ना चाहते हैं, कि एक संतुलित इतिहास उन्हें देना चाहते हैं, एक ऐसे वैज्ञानिक इतिहास से उन्हें जोड़ना चाहते हैं कि उनकी भारत की जड़ों से आया हुआ है। विदेशों में जिस चीज का पालन हो रहा है, एक छोटा सा ये इतिहास नौकरी दिलाएगा, रोजगार दिलाएगा। गुंजन जी, में हो रहा है तो क्या भारत गुंजन जी, रोजगार दिलाएगा ये इतिहास? बिल्कुल दिलाएगा प्रशांत जी, इसी सोच को बदलना है। क्यों नहीं दिलाएगा रोजगार? क्या वेदों को पढ़ाना रोजगार में अड़चन है, लेकिन मुगलों को पढ़ाना क्या रोजगार दिलाता है? ये सोच को बदलना पड़ेगा। जब हम हमारे संस्कृति, हमारे सनातन की बात करते हैं तो आप सवाल रोजगार पर लेके जाते हैं। ये रोजगार भी देगा क्योंकि ये आपके माइंडसेट को ब्रॉड करेगा, ये आपकी जीवन शैली को बदलेगा, ये आपके विजन को बदलेगा, ये आपके अंदर सकारात्मकता ऊर्जा लाएगा। और अगर हमारे बच्चों को अगर हम सकारात्मक ऊर्जा से भरेंगे तो वो आगे भी जीवन में सही राह पर जाएंगे। हमें उन्हें हिंसक कार्यों को नहीं है कि औरंगजेब ने गला काटा, किसने अपने पिता की गद्दी हासिल की। हम जब ये हिंसा बढ़ाते हैं तो यही हिंसा से बच्चे आगे बढ़ते हैं। ठीक है, हम उन्हें वो परंपरा से अवगत कराएंगे जो हमारी। ठीक है। एच.एस. रावत जी, लेकिन बात फिर वही है कि थोड़ा थोड़ा अगर सबका अच्छा ले लेते आप, अच्छी थॉट्स, अच्छी जो जानकारी या शिक्षा, तो उसमें क्या दिक्कत थी? देखिए प्रशांत जी, थोड़ा थोड़ा लेने का मतलब ये नहीं है थोड़ा थोड़ा उसमें लिया नहीं जाता है। पढ़ाया तो सबके बारे में जाता है। क्या अगर मान लो वेदों पर एक अलग किताब रख देते फिर डिटेल हो जाता, पर इतने वेद पढ़ेंगे कैसे साहब? 4 वेद। प्रशांत जी, अगर आप हायर एजुकेशन में जाएंगे, थोड़ा सा और बच्चे आगे पढ़ते हैं तो उस समय आप देखेंगे तो सभी गुरुओं के बारे में जानकारी दी जाती है, सिख धर्म के बारे में जानकारी दी है, इस्लाम के बारे में भी जानकारी दी जाती है, ईसा मसीह का भी चैप्टर होता है। लेकिन जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं, यूनिवर्सिटी की तरफ जाते हैं, तो उनको सारा पढ़ाया जाता है, कौन सा नहीं पढ़ाया जाता। लेकिन जो बेसिक एजुकेशन की आवश्यकता है, बच्चों के जो दिमाग में लेयर तैयार की जाती है, तो निश्चित तौर पर उसको दिया जाएगा जिस देश के अंदर वो रह रहे हैं। चलिए ठीक है, वक्त थोड़ा कम है। ज़हीरुद्दीन साहब का एक आखिरी कमेंट जरूर इस पर बनता है अभी, प्लीज। मजबूत करना पड़े तभी हम एक। ज़हीरुद्दीन साहब, देखिए प्रशांत जी, मैं उर्दू मीडियम का छात्र रहा हूँ जी, और जब मैं तीसरी कक्षा में था तो मेरे सिलेबस के अंदर रामायण भी था और हजरत मोहम्मद साहब का भी सिलेबस था। मैंने दोनों पार्ट पढ़े हैं और मैंने देखा है कि राम जी ने जो फर्माबरदारी बताई, तो फर्माबरदारी का सबक हमने राम जी से सीखा, तो वो कितने माफ के फर्माबरदार थे। तो अगर कोई भी धर्म, कोई भी भाषा, अगर हम एक धर्म से ज्यादा धर्मों का ज्ञान लेते हैं तो हमारे लिए तो बेहतर होगा, बच्चों के लिए और छात्रों के लिए बेहतर होगा। माफी चाहूंगा सर,
वक्त इतना ही है, चर्चा में आज बस इतना ही। नमस्कार, बहुत धन्यवाद आप सभी खास मेहमानों का।